नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मजेदार पर आपका स्वागत है। यहां मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियां, कविताएं, व्यंग, निबंध, संस्मरण आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मजेदार और हृदय स्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह मेरा अनुरोध है कि कृपया इस पॉडकास्ट को अपने लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर रेट जरूर करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। अब बात आज के एपिसोड की। इधर हाल में भारत के एक शीर्ष व्यापारिक घराने में हुई शादी अपने धन, वैभव और विलासिता के प्रदर्शन के कारण काफी चर्चा में रही है। इस चर्चा में धनाढ्य परिवारों की बात चली तो मुझे याद आया कि कैसे लोग बाग किसी समय में टाटा बिड़ला के नामों को अकूत धन के मुहावरे की तौर पर इस्तेमाल करते थे। अरे भाई, तुम तो बड़े टाटा बिड़ला हो गए हो। आप जानते होंगे कि टाटा एक पारसी व्यापारिक घराना है जिनके पूर्वज 10वीं शताब्दी में ईरान से भारत आकर बसे थे। हमारे आज के एपिसोड में मैं जिस पुस्तक का अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं, उसका रिश्ता ये टाटा बिड़ला की भाषाई जोड़ी के दूसरे नाम यानी बिड़ला और उनके जैसे कई अन्य मारवाड़ी व्यापारी परिवारों से है जो राजस्थान के अपने छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से उठकर दूसरे प्रांतों, खासकर बंगाल में पहुंचे और बड़े बड़े व्यापार खड़े किए, जिनमें से बहुत से आज भी कायम हैं। जब सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेज सेना ने प्लासी का युद्ध जीता था, उस युद्ध की पृष्ठभूमि में राजनीति और व्यापार की जो शतरंज खेली गई, उसके मोहरों को चलाने वालों में एक बड़ा नाम जगत सेठ का था। ये जगत सेठ भी नागौर राजस्थान से बंगाल के मुर्शिदाबाद आए मारवाड़ी व्यापारी थे और अंग्रेजों के आगमन के समय के समृद्ध बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। बंगाल में बसे अप्रवासी मारवाड़ी व्यापारी परिवारों की एक रोचक और बेहद पठनीय महागाथा है हमारी आज की पुस्तक कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास 1998 में अलका सरावगी जी ने लिखी। यह उनका पहला उपन्यास था जो राजकमल प्रकाशन ने छापा। सन 2001 में इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उपन्यास के केंद्र में है किशोर बाबू, जो कलकत्ते के एक मारवाड़ी परिवार के मुखिया हैं और इनका परिवार दक्षिण कलकत्ते के अभिजात्य समाज का एक हिस्सा है। उपन्यास की नजर किशोर बाबू के परदादा जो राजस्थान से आए से लेकर उनकी नातिन तक जाती है और इस विहंगम दृष्टि में वे पाठकों का परिचय अप्रवासी मारवाड़ी परिवारों की जिजीविषा, उनकी मुश्किलों से और साथ ही हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान से आकर बंगाल की उस समय की विशिष्ट राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद से भी करवाती हैं। मैं बहुत आभारी हूं अलका सरावगी जी का कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर बहुत प्रेम और शुभकामनाओं सहित मुझे इस कालजयी उपन्यास के अंशों के पाठन की अनुमति दी। अलका जी, बहुत धन्यवाद। पहला अंश जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसमें प्लासी का युद्ध, जिसकी मैंने अभी शुरुआत में बात की, उसको लेकर हमारे नायक के मन में क्या संशय हैं और क्या उसका कोई निवारण हुआ, इसके बारे में ये पहला अंश है। सुनिए ये पहला अंश। सैयद वाली लेन तक तेज कदमों से चलता हुआ किशोर पुस्तकालय में सीधा सत्यपाल जी के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे सिराजुद्दौला के बारे में जानना है, कोई किताब दीजिए। सत्यपाल जी रजिस्टर से आंखें उठाकर उसकी तरफ गौर से एक टक देखते रहे। क्यों जानना चाहते हो? किशोर सकपका सा गया तो सत्यपाल जी ने पूछा, क्या जानना चाहते हो? सब कुछ, प्लासी की लड़ाई के बारे में, किशोर ने दृढ़ स्वर में कहा। अच्छा, मेरे साथ आओ। वे उसे कोने में लाइब्रेरियन के छोटे से कमरे में ले गए। वहां उन्होंने चाबी लगाकर दराज से एक फाइल निकाली जिस पर अंग्रेजी में एस लिखा हुआ था और उसे किशोर को थमाते हुए कहा, यह मेरी अपनी फाइल है, तुम चाहो तो इसे यहीं बेंच पर बैठकर पढ़ सकते हो। मैं अजीमगंज मुर्शिदाबाद का हूं, इसलिए मुझे हमेशा से सिराजुद्दौला में दिलचस्पी रही है। अरे, हमारा नवाब था सिराजुद्दौला। किशोर ने
कृतज्ञता से भरकर फाइल खोली। सुंदर मोटे अक्षरों में सत्यपाल जी की इधर उधर से उतारी गई बातों को वह दत्तचित होकर पढ़ने लगा। उसमें क्या लिखा था? 28 मई 1756 सिराजुद्दौला ने आर्मेनियन एजेंट खोजा वाजिद को लिखा, मैं अल्लाह और पैगंबरों की कसम खाता हूं कि यदि अंग्रेजों ने कलकत्ते के देसी और फिरंगी इलाकों को घेरने वाली मराठा खाई को नहीं भरा और अपने किले को नहीं तोड़ा तो मैं उन्हें इस देश की चौहद्दी से निकाल बाहर करूंगा। उसके बाद सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने एडमिरल कर्नल क्लाइव के साथ समझौता किया कि नवाब बनने के बाद वह कलकत्ते पर आक्रमण से हुए नुकसान और सेना के खर्च के एवज में इतने रुपए देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1 करोड़ रुपए, अंग्रेज नागरिक 50 लाख रुपए, मुसलमान नागरिक 20 लाख रुपए, आर्मेनियन नागरिक 7 लाख रुपए। एक दूसरे समझौते नामे के तहत मीर जाफर ने देना स्वीकार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य कमेटी के सदस्यों को उपहार 12 लाख रुपए, अंग्रेजी सेना को इनाम 40 लाख रुपए। क्लाइव ने कलकत्ते के एक बड़े व्यापारी अमीचंद, जो कंपनी और मीर जाफर के बीच की कड़ी था, को धोखा देने के लिए करारनामे की एक जाली प्रति बनवाकर उसमें लिखवाया था कि अमीचंद को उसके सहयोग के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 23 जून 1757 नवाब सिराजुद्दौला की सेना की मुख्य कमानें मीर जाफर, यार लुत्फ खान और राय दुर्लभ के हाथों में थी। ये तीनों षड्यंत्र में शामिल होने के कारण नहीं लड़े। सिर्फ मोहनलाल और मीर मदन की टुकड़ियां लड़ाई में उतरी। मीर मदन के जख्मी होने पर सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को अपने तंबू में बुलवाया। पगड़ी उतारकर उसके सामने रख उसे अपने खून के रिश्ते की, अपने दादा अलीवर्दी खां के एहसानों की और सैयद जाति की परंपरा की दुहाई देते हुए पुराने झगड़े को भूलने के लिए कहा। मीर जाफर के लड़ने के लिए राजी होने पर सिराजुद्दौला ने उसी के कहने पर मोहनलाल को जबरदस्ती लड़ाई के मुकाम से वापस बुलवाया। मोहनलाल को लौटता देख सारी सेना सिर पर पैर रखकर भागी, जबकि कोई पीछा नहीं कर रहा था। अंततः सिराजुद्दौला का भी दिमाग फिर गया और उसने भी भागने का फैसला किया। ये अंश उठाया गुलाम हुसैन, सियर अल मुख्तरीन, सन 1780। किशोर ने अचानक आवाज सुनकर चौंक कर सिर उठाया तो देखा कि सत्यपाल जी चाबियों का गुच्छा लेकर खड़े हैं। बाहर अंधेरा हो गया था। सत्यपाल जी का चेहरा गंभीर था। जो खोज रहे थे मिल गया? किशोर ने नहीं में सिर हिलाया। क्या जानना चाहते हो? उन्होंने देखा कि किशोर का चेहरा काला पड़ गया था। यह अमीचंद कौन था? मेरा मतलब किस जाति का था? सत्यपाल जी की आंखें चश्मे के अंदर से उसे स्नेह से देख रही थी। सिख खत्री बनिया था। कलकत्ते में मारवाड़ियों के आने से पहले बंगाली और फिर खत्री बनियों की चलती थी। अय्याशी के कारण इन लोगों के कामकाज से उदासीन हो जाने के बाद धीरे धीरे मारवाड़ियों के साथ अंग्रेजों का काम होने लगा। अमीचंद प्लासी की लड़ाई के बाद अगले साल ही मर गया। उस जमाने में उसके पास कोई 50 लाख की संपत्ति थी। उसके अपनी कोई संतान नहीं थी। एक दत्तक पुत्र था दियाचंद, किंतु उसकी सारी संपत्ति अमीचंद के साले हुजूरी मल ने हड़प ली। दियाचंद को कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया। और जगत सेठों का क्या हुआ? किशोर ने पूछा। जगत सेठ हमारे अजीमगंज जियागंज के ही थे। वे बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपए उधार दिया करते थे। उनकी मर्जी के बिना कोई नवाब गद्दी पर न बैठ सकता था और न ही टिक सकता था। वे किंग मेकर कहलाते थे। जगत सेठ की इतनी चलती थी कि एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ के बीच रुपयों के भुगतान को लेकर झगड़ा हुआ तो नवाब ने जगत सेठ के कहने पर कंपनी के वकील को गिरफ्तार कर लिया था। एडमंड बर्ग ने लिखा है कि जगत सेठों का कारोबार उतना ही था जितना बैंक ऑफ इंग्लैंड का। लेकिन क्या जगत सेठ सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे? किशोर ने पूछा। हाँ, कहते हैं कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद जब क्लाइव मुर्शिदाबाद आया तो जगत सेठ मेहताब चंद उससे मिलने गया था। क्लाइव को दिल्ली के बादशाह से बंगाल की दीवानी जगत सेठ के मार्फत ही मिली थी, लेकिन अंत में जगत सेठ अपनी इसी राजनीतिक ताकत के कारण मारा गया।
अगले नवाब मीर कासिम ने उसे मुंगेर के बुर्ज में कैद करके मरवा डाला, क्योंकि उसे डर था कि वे अंग्रेजों से मिलकर कहीं उसका तख्ता न पलट दे। मेहताब चंद का वारिस जगत सेठ खुशाल चंद पक्का अय्याश था। उधर बंगाल में अकाल पड़ने के कारण व्यापार ठप होता गया। जगत सेठ के वारिस कंगाल होते गए। नवाब और कंपनी में उनका जितना रुपया उधार था प्राय डूब गया। सब कुछ धीरे धीरे बिक गया। प्लासी के 100 साल के अंदर ये हालत हुई कि अंग्रेजों से मासिक वृत्ति लेकर बाद के जगत सेठ का खर्चा चलता था। इस तरह सारी कहानी खत्म हो गई। क्या जगत सेठ मारवाड़ी थे? किशोर ने सत्यपाल जी की ओर जैसे अनुनय करते हुए देखा। अचानक सत्यपाल जी को सारा माजरा समझ आया। हाँ, मारवाड़ी ओसवाल थे, लेकिन तुम जिस बात से परेशान हो रहे हो वह बिल्कुल बेबुनियाद है। अंग्रेजों के साथ मिलकर जिस मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से दगा किया, उससे खुद उसका खून का रिश्ता था। ताकत और पैसों के पीछे पागल लोगों की कोई अलग जाति नहीं होती। वे सब एक ही जाति के होते हैं। वे अनादिकाल से अपने को बेचते आए हैं और हमेशा बेचते रहेंगे। मैं समझ रहा था कि तुम सुभाष बाबू के कारण सिराजुद्दौला के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन देख रहा हूं कि तुम्हें कोई दूसरी बात चुभ रही है। अरे क्या सबसे पहले बंगालियों ने ही अंग्रेजों को यहां पांव जमाने में मदद नहीं की थी? तुम अपने को स्वयं पहचानो। किसी दूसरे की धारणाओं से क्यों परेशान हो रहे हो? किशोर का दिल अचानक हल्का हो आया। उसने लपक कर सत्यपाल जी के पैर छू लिए और तीर की तरह पुस्तकालय से बाहर निकल गया। इससे अगला अंश पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं प्रायः अपने परिचितों में ये जानकार लोगों से सुनता पाता हूं कि कलकत्ते के मारवाड़ियों की रईसी बड़ी जबरदस्त थी। ये जो अगला अंश है, इसमें उस रईसी की थोड़ी सी झलक मिलती है। आइए मैं दूसरा अंश आपको सुनाता हूं। मां, मुझे बताओ ना, अंग्रेजों से दादाजी लोगों का क्या नाता था? किशोर ने धीमे स्वर में कहा। अरे तू जागा हुआ है? कहां से तेरे दिमाग में अभी अंग्रेजों की बातें आई हैं? मां ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में बात करने का मन न होने जैसी कोई आहट नहीं थी। वे कुछ देर चुप रहीं। किशोर अंधेरे और सन्नाटे में घिरा पहले दूर कभी घटी और कई बार सुनी हुई घटनाओं के काल्पनिक चित्र बनाता रहा। हॉग साहब के मार्केट से फलों और मेवों के बड़े बड़े डाले सजते थे अंग्रेज साहबों के लिए। मैं मायके में मां चाची को बताती तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। मेरे दादा ससुर बड़े बाबू की मेहनत और ईमानदारी की साहब लोग बहुत कदर करते। हैमिल्टन साहब तो उन्हें इतना मानते थे कि अपने सगे भाई को भी कोई क्या मानेगा। साहब लोग उनकी ईमानदारी पर अंधविश्वास करते। एक कंपनी थी, मैकेंजी लॉयड कंपनी, उसके लिए वे शेयर खरीदते। अगर उसी दिन शेयर का दाम नीचे गिर जाता तो भी कंपनी के साहब यह नहीं कहते थे कि ऊंचे दाम पर तुमने ये शेयर कैसे खरीदा। एक बार उसी साहब ने चपरासी के हाथ एक लिफाफा भिजवाया उनके लिए। बड़े बाबू ने खोलकर देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था 2 लाख रुपए। बड़ा अचंभा हुआ उन्हें। उन्होंने साहब से जाकर पूछा कि यह क्या है, तो साहब ने बताया कि पाट की बुवाई इस साल इतनी होगी और कीमतें इतनी बढ़ेंगी। मतलब जो अंदाज था उनका वह बताया। उन्होंने कहा, रामविलास, तुम चाहे तो पाट की इतनी एकड़ बोवनी खरीद कर इतना रुपया बना सकता है। तुम्हारे बड़े दादाजी ने उस सौदे में बहुत कमाई की। यह पहली लड़ाई के समय की बात है। उस समय जूट के हैसियन बोरों की बड़ी मांग हुई थी। भिवानी में 3 चौक की बड़ी हवेली बनी 1,10,000 रुपयों में। फलों का बगीचा भी अलग से था। आम, लीची, सफेदा, अमरूद, फालसे सब फल होते थे। बगीचे में तालाब था। तुम्हारे पिताजी और चाचा दोस्तों के साथ उसमें तैरते। 2 सफेद घोड़ों की बग्घी थी। गर्मियों में घोड़ों को 4 सेर दूध चीनी डालकर पिलाते। सर्दियों में 1 पाव घी खिलाते। घोड़ों की बग्घी रोज शाम को रुंझुन करती ललित को सारे भिवानी में घुमा जाती। वह 1 साल का था, तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। बड़े बाबू रात को बग्घी में कंबलें डालकर सर्दियों में दूर दूर तक जाते। जो आदमी बिना ओढ़े सोया मिलता उस पर 1 कंबल डाल देते। भिवानी में पुस्तकालय खुलवाया।
मेरे ससुर जी यानी छोटे बाबू ने लड़कियों के लिए कई स्कूल खोले, लेकिन समय एक जैसा कहाँ रहता है। वे तो छोटे बाबू कलकत्ते में टाइफाइड होने से अचानक क्या मरे कि बड़े बाबू का दिमाग फिर गया। इकलौते बेटे का भरी जवानी में 31 साल की उम्र में गुजर जाना वे सह नहीं पाए। उस समय तुम्हारे पिता तो 15 बरस के थे, कारोबार व्यापार कुछ समझते नहीं थे। बड़े बाबू ने सारा कामकाज भाई के लड़के चौथमल जी पर छोड़ दिया, जो केवल फाटका खेलते थे। वे एक ही रात में लाखों रुपए कमाने का सपना देखने वाले आदमी थे। उन पर से सारी रोक टोक हट गई तो उन्होंने रातों रात ऐसा घाटा लगाया कि बड़े बाबू का कमाया हुआ सब कुछ स्वाह हो गया। उन दिनों बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ था, शायद पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ था। हवेली बगीचा सब गिरवी रखे गए। अंत में बड़े बाबू मुझसे 2-2 रुपए मांगते हुए मरे। मैं ओठ से समझाती थी कि 2 रुपए ज्योतिषी को दे देने से वह उनको खोई हुई किस्मत नहीं लौटा देगा, पर वे खड़े रहते। तब मैं सोचती कि जाने दो, बचा खुचा भी जाने दो, कम से कम उन्हें यह तकलीफ तो ना रहे कि उनके पोते की बहू ने उन्हें रुपयों के लिए तरसाया। मां का गला भर रहा आया, वे चुप हो गई। किशोर बड़े बाबू यानी रामविलास दादाजी की सोने की घड़ी लगाए काली लंबी अचकन, काली पतली मोहरी की पैंट और विलायती ग्लासकिड जूते पहने हुए रुआबदार तस्वीर का मेल दरवाजे की ओट से पतोहू से 2 रुपए मांगते निरीह बूढ़े से नहीं कर पाया। बाहर बहुत हल्की रोशनी होने लगी थी और दक्षिण से ठंडी हवा बह रही थी। कोयल कूक कूक कर थक गई थी और बीच बीच में धीमी आवाज में कूकती थी। गंगा जल से सड़कों की धुलाई शुरू हो गई थी। मां ने कहा, बड़े बाबू कहते थे जब वे पहली बार कलकत्ते आए तो गंगा जल से दोनों वक्त सड़कों की धुलाई देखकर पगला गए थे। वे कहते थे, आदमी 2 बूंद गंगा जल के लिए तरसता है और यहां तो सड़कों तक के गंगा जल से धुलाई होती है। इस शहर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तभी सोच लिया था। लेकिन क्या सुख देखा यहां बड़े बाबू ने। शेयर बाजार और फाटके का काम करके कभी कोई सुखी हुआ है? दिन रात नफे नुकसान की चिंता। अगले अंश में किशोर बाबू के परदादा की कथा का एक छोटा सा यात्रा का भाग जो मरुस्थल से शुरू होकर कलकत्ते तक आता है। सुनिए। अब यह कथा किशोर बाबू की जिद पर और पीछे चली जाती है। किशोर बाबू अपने ग्रेट ग्रैंडफादर रामविलास बाबू उर्फ बड़े बाबू 1860 से 1926 की डायरी के आधार पर एक विगत कथा लिखवाने लगते हैं। उनका मानना है कि दूर देश से आने वाली चिड़ियों की तरह अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर स्थानांतरण कर आ बसी एक जाति, मारवाड़ी जाति, और एक शहर यानी कलकत्ता महानगर के साझे इतिहास में ही उनकी कथा का मर्म है। मरुभूमि के आकाश में अचानक बादल की एक हल्की रेखा, तुरंत 4 बच्चों की टोली एक चादर लेकर निकल पड़ती है। रामविलास, डूंगर, नरसिंह और नौरंग 8 छोटे छोटे हाथ चादर के 4 कोनों को पकड़कर उसे फैला देते हैं। टोली घर घर जाती है गाते हुए, डेडरियो करे डरू डरू, पालर पानी भरू भरू, आधी रात्रि तलाई नेस्टे ही नेस्टे, यानी मेंढक बोलता है डर डर, बादल का पानी भरू भरू, कितना, आधी रात तक तालाब छलकने लग जाए इतना। हर घर से चादर में मुट्ठी भर गेहूं डाला जाता है, कहीं कहीं चना या बाजरा भी। मोहल्ले की फेरी पूरी होते होते 8 हाथ वजन से दुखने लगते हैं। रामविलास की मां इस साबुत अनाज को उबालकर उसकी घूघरी मिट्टी के बर्तन में पकाती है, फिर इसे चारों दिशाओं में उछालकर हवा पानी को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। यदि मेघ किसी कारण से रूठे हों तो इस भेंट से प्रसन्न हो जाएं। अब घूघरी का प्रसाद घर घर बांटा जाता है। रामविलास के कानों में मां की महीन आवाज आती है, उसे पुकारती हुई, विलास विलास। मां उसे कितनी भी दूर से क्यों न पुकारे वह सुन लेता है। 8 साल की उम्र में उसका नन्हा हृदय बिना समझे भी यह जान गया कि मां उसे तभी बुलाती है जब अकेलेपन से घबरा जाती है। यूं तो उसकी बहन चुनिया हमेशा ही मां के पास रहती है, पर मां को उससे जक नहीं पड़ता। 8 साल पहले जब वह 3 साल का था, उसी साल दिल्ली और कलकत्ते के बीच रेल लाइन बैठी थी। सन
1863 में रामविलास विक्रम संवत से 57 साल घटाकर हिसाब बैठाता है। रेल लाइन क्या बनी कि तेरे पिताजी दिसावर चले गए हैमिल्टन साहब के बुलावे पर। वह हैमिल्टन साहब खुद कलकत्ता गया सो तो गया, तेरे पिताजी को भी साथ ले गया। 6 साल पहले गदर की लड़ाई में तेरे पिताजी ने ही जान बचाई थी ना उसकी। तरस आ गया था उन्हें, कहा मिनक की तो जात है, उसका भी खून हमारे जैसा ही लाल है। कटले के नीचे तहखाने में उसे छिपा दिया, नहीं तो सिपाही लोग काट डालते उसे। उसने कहा था तुम्हारा एहसान हम जीते जी नहीं भूलेगा। अरे एहसान चुकाना था तो यूं ही दे देता, मोहरों की बोरी। हमारे साथ कलकत्ता चलो, वहां तुमको सोना से मर देगा, मुए ने कहा। बस चले गए तेरे पिताजी। विलास लेटे लेटे मां के गले में हाथ डालकर उसकी बातें सुनते हुए उसकी सोने की कंठी छूता है। इस बार पिताजी लेकर आए थे कलकत्ता से दिवाली पर। ऊंटों के साथ घूमने वाले बंजारों से भी गई गुजरी जिंदगी हो गई है हमारी। इन लोगों का परिवार कम से कम साथ तो रहता है, हमारे नसीब में तो उतना भी नहीं। क्या होगा ऐसा धन कमा के? रूखी सूखी खाकर क्या आदमी नहीं जी सकता? प्रदेश की पूरी रोटी तय घर की आध बढ़ी। रामविलास लेटे लेटे मां का अपने आप से बात करना सुनता है। किसी और के सामने मां कुछ कह नहीं सकती, इसलिए उसके सामने ही बोल लेती है, वह समझता है। किसी दिन वह भोर होने से पहले अंधेरे में ही मां को चक्की में बाजरा पीसते पीसते भजन गाते हुए सुनता है। जब मां की आवाज रुक जाती है तो वह बिना देखे भी जानता है कि आंसुओं से उसकी आंगी भीग रही होगी। उसने दादी को कई बार रोने पर मां को फटकारते हुए सुना है, बिमली कलेजे में एक बार हौल उठ गया तेरे तो जल्दी शांत नहीं होगा। क्यों अपना खून सुखा रही है? अरे वह तो आता ही है हर साल, बीच बीच में दिल्ली से हरकारा कलकत्ते की चिट्ठी भी ला देता है तुझे। अरे आदमी को शांति लेनी पड़ती है किसी तरह। पर रामविलास जानता है कि मां का जी क्यों उठता है इस तरह पिताजी के लिए। मां की छोटी मौसी के पति शादी होते ही पूरब में दूर आसाम की तरफ रुपये कमाने निकल गए थे। मालवा में अफीम के कारोबार में उन्हीं दिनों उन लोगों को बड़ा भारी घाटा लगा था। एक बड़े कर्ज का भार मां के मौसा पर उनके पिता छोड़कर मर गए थे। मां के मौसा आसाम जाने के लिए मारवाड़ से मिर्जापुर तक पैदल गए। वहां से माल की नावों के साथ गंगा के रास्ते कलकत्ता और फिर पद्मा नदी के रास्ते आसाम। आसाम पहुंचकर वे लगातार पानी की जगह चाय पी पीकर मलेरिया से लड़ते रहे। 16 बरस बाद जब वे पिता का कर्ज चुकाने लायक पैसा इकट्ठा करके अपनी जान सलामत लेके वापस देश लौटे, तब रास्ते में उन्हें अपनी पत्नी की अर्थी मिली। यदि गांव का बूढ़ा ठाकरा न होता तो न वे किसी को पहचानते और न कोई उनको पहचानता। तब वे विक्षिप्त से हो गए थे। रामविलास की मां ने अपनी मौसी का तिल तिल कर गलना देखा है। मां यह पद गाती है, आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियां छाला पड़िया आया नहीं गिरधारी। और उसकी आंखें बरसती रहती हैं। जब तक रेल लाइन दिल्ली तक नहीं आई थी, मां ने पिताजी को किसी तरह रोक रखा था। लेकिन रेल लाइन के आने तक उनका परिवार भी अंग्रेजों की बसाई हुई मंडी भिवानी में आ बसा था। दिल्ली से हरकारे लोग चिट्ठी लाते थे। भिवानी हर रोज वे रात भर चलते, 75 मील की दूरी रात भर में तय कर लेते। उनकी जेबों में लड्डू रहते ताकत के लिए और चिट्ठियों में खंडसारी, घी, गुड़, अनाज आदि के भाव। गांव के लोग हरकारों से चिट्ठी लेने गांव के बाहर बैठे रहते। उन्हीं चिट्ठियों में कभी कभी पिताजी की भी चिट्ठी आती। जब रेल लाइन कलकत्ते से दिल्ली तक पहुंच गई, तब मां पिताजी को हैमिल्टन साहब के पास जाने से रोक नहीं सकी। उसने पिताजी से इतना वचन जरूर लिया कि वे बस कभी आसाम नहीं जाएंगे, और तब पिताजी चले गए। आखिरी छोटा सा अंश सुनाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस उपन्यास का फलक काफी विस्तृत भी है और गहरा भी। आखिरी 50% उपन्यास तो आजादी की उथल पुथल भरे बंगाल में स्थित है और फिर आधुनिक बंगाल में भी। एक पॉडकास्ट में सारी कहानी सुना देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आपको इस सुंदर उपन्यास की झलक देना चाहता हूं, जिससे आप इसे पूरा पढ़ने को उद्यत हो। आखिरी भाग में मैं अंग्रेजी राज में एक आम हिंदुस्तानी की रेल यात्रा का एक विवरण आपको देता हूं। सुनिए। बहरहाल किशोर बाबू के दादा केदारनाथ जी की डायरी में दिल्ली कलकत्ते की पहली रेल यात्रा का ब्यौरा
यहाँ किशोर बाबू की इच्छा अनुसार ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, क्योंकि किशोर बाबू को समझाना कई बार कथाकार के लिए असंभव हो जाता है कि आधुनिक कथाएं इस तरह लिखी नहीं जाती। 10 से 12 जनवरी 1902 ईस्वी। 10 जनवरी की रात को मैं और पिताजी दिल्ली से कलकत्ते जाने के लिए ट्रेन पर इंटर क्लास का टिकट लेकर सवार हुए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो देखा कि इंटर का डिब्बा केवल एक ही है, जिसके 2 कमरे यूरोपियन साहबों और लेडियों के लिए हैं और शेष 3 भेड़ बकरियों की तरह भरने को हिंदुस्तानियों के लिए। कड़कड़ाती हुई सर्दी के मारे असबाब के गट्ठड़ भी सबके पास कम न थे। वह बुरी नौबत हुई कि कहा न जा सके। भीड़ से घबराकर कुछ लोग तीसरे दर्जे के 2 डिब्बों में चले गए। पहले और दूसरे दर्जे के 5 डिब्बे थे, जिनमें एक आध साहब बीवी दिखाई देते थे। वे बड़े मजे से खाली चले जा रहे थे। हम लोग इंटर का टिकट होने के कारण उसी में पड़े रहे। जी न हुआ कि तीसरे दर्जे में बैठे। ऐसा धक्कम धक्का और दुर्दशा थी कि सारे शरीर का जोड़ जोड़ दुख रहा था। भीड़ हर स्टेशन पर बढ़ती जाती थी। पेशाब की हाजत होने पर घंटों रोकते रोकते बुरा हाल हो जाता था। प्रयाग में मकर संक्रांति के स्नान के लिए बहुत यात्री आए थे। स्टेशन पर बड़ी भीड़ भाड़ थी। प्रयाग में इम्तिहान देकर लौटते कुछ कॉलेज के विद्यार्थी भीड़ देखकर दूसरे दर्जे के डिब्बों में चढ़ गए तो एक गोरे साहब ने उनको अपनी छड़ी से पीटते हुए उनमें से एक को धक्का लगाकर बाहर प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया। मुझे उस विद्यार्थी की आंखों की नफरत और गुस्सा हमेशा याद रहेगा। शाम को गाड़ी चौसा पहुंची और रोक दी गई। पुलिस के दूत दौड़े दौड़े आए और डिब्बों की खिड़कियां गिरवा दी गई। वे दरवाजे रोककर खड़े हो गए, जैसे हम लोग कैदी हों जो गाड़ी से उतरकर भाग जाएंगे। उसके बाद खिड़की खुली और हमारे डिब्बे वालों को नीचे उतरने की आज्ञा हुई। प्लेटफॉर्म पर हमारी कतार लगवाकर डिब्बे की खिड़की से बांधकर हमारे दोनों तरफ रस्से डाल दिए गए, जैसे पशुओं को रोकने के लिए डाले जाते हैं। 2 गोरे साहब आए और पतले दुबले लोगों की नाड़ दबा दबाकर, यानी गर्दन दबा दबाकर, प्लेग की गिल्टी खोजने की कोशिश करने लगे। पिताजी हमेशा से देखने में दुबले पतले हैं और मैं भी। हमें अलग कर दिया गया और तब हमने देखा कि 2 प्लेगी ठेलों में दुबले लोगों को जबरदस्ती डालकर चौसा के प्लेग कैंप की ओर ले जाया जा रहा है। वे बहुत कहासुनी कर रहे थे। हम बीमार नहीं हैं, पर कुछ सुनवाई न हुई। पिताजी और मैं बहुत घबराए। हमारा क्या होगा? क्या रेल हमें छोड़कर चली जाएगी? पिताजी ने तेजी से एक गोरे पुलिस वाले की ओर बढ़कर कुछ कहना चाहा। पुलिस वाले ने शायद यह समझा कि वे भागने की चेष्टा कर रहे हैं। उसने उन्हें अपने बूट से पेट में ऐसी ठोकर मारी कि पिताजी बिल बिलाकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी पगड़ी लुढ़क कर दूर जा गिरी। चश्मा गिरकर टूट गया। चश्मे के बिना उन्हें कुछ नहीं दिखता। क्रोध, दुख और भय से मैं थरथरा रहा था। न जाने कैसे मैं उस पुलिस वाले की तरफ दौड़कर गया और उसकी छड़ी वाली हाथ को पकड़कर मैंने उससे कहा, "Why are you hitting him?" उसने जवाब में मुझे ऐसा थप्पड़ मारा कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे हथौड़ा मार दिया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब तक पिताजी दर्द भूल कर उठ खड़े हुए और साहब साहब, चाइल्ड, मिस्टर हैमिल्टन माय फ्रेंड, जो सो कुछ बोलने लगे थे। किस बात का क्या असर हुआ हमें नहीं मालूम, पर हमें वापस रेल में चढ़ने दिया गया। सारी रात पिताजी दर्द से कराहते रहे और मेरा गाल सनसनाता रहा। रेल कलकत्ता बहुत देर से पहुंची, क्योंकि जहां साहब लोगों का भोजन होता है वहीं रेल रुक जाती है। मैं ये तमाचा कभी नहीं भूलूंगा। पिताजी को बहुत दर्द है। पेट की जगह नीली पड़कर सूज गई। मेरी आंख के नीचे भी नील बंध गई है। तो साथियों, यहाँ मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहें तो मेरे ईमेल rahuljigaur@gmail.com पर मुझे आप लिख सकते हैं। rahuljigaur@gmail.com। मैं इंस्टाग्राम पर मजधार यानी MAJHDHAAR के नाम से सर्च किया जा सकता हूँ। अगले किसी एपिसोड में जल्द ही मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा, कुछ और रोचक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।